आवाज आ रही है क्या सबको? यस सर। यस सर, ठीक है, समझ आ चलो। रही है। तो हम एक काम करते हैं, पहले मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जेई नीट में तैयारी कैसे करते हैं, है ना। और सबसे पहले तो तुम एक काम करो, अपना एक ग्रुप बना लो 2-3 जनों का, या तो तुम यहाँ पे जो पढ़ रहे हो या फिर स्कूल के साथ कोई 2-3 जनों का ग्रुप बनाओ। और उसमें जो भी मैं होमवर्क दूंगा या जो भी मैं नोट्स दूंगा उसको डिस्कस करके तुम कॉम्पिटिटिव और हेल्दी कंपटीशन से पढ़ना स्टार्ट करो, है ना। ये चीज़ बहुत काम आती है ना। फिर 2-3 बुक्स बताऊंगा मैं, तुम उनको ले जाके जब भी फ्री टाइम होता है उसको सॉल्व करो, है ना। और होमवर्क रोज का रोज करना है जो मैं दूंगा। तुमने अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की शीट जो टीचमेंट पर अपलोड की वो देखी किसी ने? यस सर। अच्छा, तो उसमें से तुमने पढ़ा हो तो उसमें जेई नीट और बाकी सारे क्वेश्चंस थर्ड एक्सरसाइज में दिए हुए। एक्सरसाइज 1 में जो है सिंगल ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। एक्सरसाइज 2 में तीनों तरह के हैं, जो जेई वाले बच्चे हैं उनके लिए मल्टीपल भी है, इंटीजर भी है और कॉम्प्रिहेंशन भी है ना। तो उस शीट को सॉल्व कर लो, जेई नीट के लिए उतना बहुत है। ठीक है। और थोड़ा है ना इंटरेक्शन करते रहो। आवाज मेरे को ऐसा लगता है कि नेट चला गया, और है ना तुम अनम्यूट करके बोल सकते हो। सर। ठीक है ना। और ट्राई करो चैट कम करो, है ना, मतलब बार बार फिर डिस्टर्ब होती है क्लास। ठीक है, जो भी इशू है वो देख लेना बाद में। अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो उसमें थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी काम आता है ना। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें से अगर आपने अभी तक 11th का कोई चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो भी कोई बात नहीं, इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा एम क्या है, सबसे पहले एम लिख लेते हैं। और एक जना कोई भी जिसकी राइटिंग अच्छी हो ना वो नोट्स बना के ग्रुप पे भेज देना। ठीक है, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ। कौन करेगा ये वाला काम? कोई करेगा? हेलो? कोई नहीं है? राइटिंग ऐसे जमा के नहीं लिखनी है, बस समझ में आ जाए उतना लिखना है। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है आपकी साउंड। तो तुम हाँ ना तो बोलते रहो। यस सर, अब कैसे बोले, यहाँ सर राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, कोई एक जना नोट्स बना के उसका पीडीएफ बना के मेरे को भेज देना या फिर ग्रुप आए पे वाले अपलोड कर स्टूडेंट देना, के। है ना। देखो, जब तक तुम इंटरेक्शन नहीं करोगे, डाउट्स नहीं पूछोगे ना, तो तुम्हारे डाउट्स तुम्हारे पास ही रह जाएंगे। ठीक है। अब इंटरेक्शन करते हुए टीचर के साथ जब भी इंटरेक्शन करते हुए पढ़ते हैं ना तो ज्यादा समझ आता है। अच्छा, ये बताओ पहले, ये बोर्ड पे जो ये लाइट आ रही है इससे कोई दिक्कत है क्या? पूरा मतलब दिख रहा है ना लिखा हुआ? यस सर, दिख तो रहा है। ठीक है। सर ब्लैक होल सा नजर आ रहा है बीच में बस। हाँ, वो थोड़ा लाइट का इशू है। यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो दिख रहा है तुमको? हाँ, वो तो दिख रहा है बस, ब्लैक होल में। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं फिर। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्या होता है ना, देखो। ऑप्टिक्स दो तरह की होती है। तो एक होती है ज्योमेट्रिकल और एक होती है वेव। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हमने 9th या 10th में आपने पढ़ा होगा तो लाइट कौन से नेचर की है। अभी कुछ भी मत लिखना है, ठीक है।
लाइट कौन सी है, डुअल नेचर है, यानी ये रे भी है और ये वो भी है, पार्टिकल नेचर भी है ना। तो रे भी है और ये पार्टिकल नेचर भी शो करती है। तो जो भी रे की प्रॉपर्टीज होती है, हाँ, वो हम कहाँ पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। और जब लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है वो हम पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो अभी जो 200 साल से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि लाइट क्या है, रे है या फिर पार्टिकल है ना, तो इस पे अलग अलग थ्योरीज बनी हुई है। तो ये वाली जो थ्योरी है कि लाइट को हम क्या मान के चलेंगे, रे, तो उसका चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं। और जो ये पार्टिकल वाली है ये हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, है ना। तो सबसे पहले रे, रे क्या होती है, एक लाइट जो आपने अभी तक पढ़ा हो कि पैरेलल लाइंस होती है, बीम ऑफ लाइट होती है ना। तो रे कैसा ट्रैवल करती है, अगर एक रे निकालेंगे तो वो रेक्टिलिनियर मोशन करेगी। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन करेगी। तो रेक्टिलिनियर मोशन में अब फिर हम देखेंगे कि अगर उसमें प्लेन मिरर लगा दे या फिर कोई थर्ड मिरर लगा दे या फिर कोई लेंस लगा दे तो लाइट कैसे बिहेव करती है। या फिर हम सीरीज ऑफ मिरर्स लगा दे, है ना, जैसे यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया, इसको हटा दिया, तो लाइट कैसे बिहेव करेगी, कैसे क्या करेगी, है ना। तो वो सब हम देखेंगे इस चैप्टर में। फिर हम इस चैप्टर के एंड होते होते इंस्ट्रूमेंट्स भी देखेंगे, है ना। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और मैं नोट्स आपको लिखा देता हूँ। अभी जो स्टार्टिंग के 2-3 पेज है ना, वो आपको थ्योरी है, उसमें कुछ समझने लायक नहीं, आपको सिर्फ याद करना है, उसको याद करना है और समझना है। ठीक है, तो अभी जैसे हम बात करें, जो न्यूटन का टाइम था तो उसने बताया था कि जो ये जो लाइट है वो रे भी है और पार्टिकल भी है। कुछ ने इसको रे की तरह ट्रीट करके बहुत सारी थ्योरीज दे दी। जैसे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको देखना हो तो या तो उस पे सारी लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा तो वो ब्लैक दिखेगा, है ना। या फिर अगर किसी को इनविजिबल करना हो तो हम सारी लाइट उससे पास करवा दें। जैसे वाटर होता है, अगर सारी लाइट उससे पास हो जाती है तो वाटर हमको दिखता नहीं है ना। और या फिर सारी लाइट कुछ चीज रिफ्लेक्ट कर देती है। यहाँ पे अगर मैं मिरर लगा दूँ इस बोर्ड की जगह, तो जैसे आप शोरूम वगैरह में जाते हो तो सारी लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसा होता है ना। तो यही चीज यस हम सर। थोड़ी सी इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो नोट्स बनाने स्टार्ट करो, ये सब मत लिखना, चैप्टर का नाम डाल दो और मैं लिखवा देता हूँ, वो आप लिखो। ठीक है, ओके सर। चलो। तो सबसे पहले लिखो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैं लिखूं या तुम, मैं डिक्टेट करा दो, तुम लिख लोगे। बोलो जल्दी। लिख दूं क्या? सर जैसे भी करवाइए हो जाएगा। ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which describes light propagation in terms of light wave. सर डबल डबल साउंड आ रहा है। It is a branch of physics which describes light propagation as light wave. Okay, that is, it demonstrates rectilinear सर propagation of light. कोई कुछ सर बोल रहा है क्या? हाँ बोलो। सर एक्चुअली मेरा अभी कनेक्ट हो पाया तो आप क्या पढ़ा था, एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ नेटवर्क चला देखो, गया। अटक अभी तक जो मैंने पढ़ा है ना, उसमें बस बेसिक बताया, मैं अभी उसको लिखवा रहा हूँ, है ना। तो एक बार आप लिख लो, उसके बाद कुछ समझ नहीं आता है तो मेरे से पूछ लेना। सर थोड़ा ठीक है, स्लोली स्लोली बोलिएगा। चलो मैं लिख देता हूँ, है ना, फटाफट छाप लो।
ये लिख लिया था ना तुमने चार्ट? नहीं, बोल लो सर। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals which deals with which describes light propagation in terms of light ray, which describes propagation of light as light ray. That is rectilinear propagation of light. देखो, अगर तुम्हारा नेटवर्क वगैरह चला भी जाता है ना, तो इसकी रिकॉर्डिंग अभी यूट्यूब पे आ जाएगी 1 घंटे बाद, और कल तक टीचमेंट पर भी आ जाएगी, है ना? तो दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर द सेंसेशन ऑफ लाइट, ये थोड़ा बोरिंग वाला पार्ट है ना? फिर हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे ना, तब इंटरेस्टिंग लगेगा। Requires an object that will scatter incident light into our eyes. ये दिख रहा है या थोड़ा और बड़ा लिखना है? सर दिख रहा है, दिखने को। ठीक है, ठीक है सर। सर इसमें समझाने वाला पार्ट नहीं है? नहीं, इसमें देखो, अब तुमको ये चीज जो 9th और 10th में पढ़ रखी है वही तो लिख रहा हूँ मैं, कुछ नया थोड़ी बता रहा हूँ। कुछ ऐसा सर लग ये रहा है तो कि नया वाली चीज है? सर ये तो 12th की देखो, बुक में भी होगा ना? हाँ होगा, पर लिख लो ना। तो ये जो अभी मैंने शीट भेजी है ना, तुम उसमें पढ़ोगे तो ये सब लिखा हुआ है उसमें। अच्छा। चलो, द विजन वी रिक्वायर फॉर द विजन वी रिक्वायर सबसे पहला हमको कुछ चीज देखने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट, जिसको हम देखेंगे, है ना? फिर होता है दूसरा सोर्स ऑफ लाइट, और तीसरा होता है ऑब्जर्व ऑब्जर्वर, है ना? यानी आइज। ये सब बहुत बेसिक चीज है, ये सब लिखवाने नहीं चाहिए, पर ठीक है, नोट्स के लिए अच्छी लगती है। देखो, अब तुमको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? जब ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरेगी और वो उस चीज को स्कैटर करेगा, तभी हमको ऑब्जेक्ट दिखता है। ये हमने पढ़ रखा है। हाँ, तो उसी को लिखना है अब यहाँ पे। फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी विजिबल, यहाँ तक लिख लिया क्या सबने? यस सर। Yes, sir. यस सर। फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी विजिबल, Repeat, sir. फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी विजिबल, it should alter the light rays falling on it.
देखो अब मैं जो वो चीज कह रहा था ना, किसी भी चीज को किसी भी चीज को क्या इनविजिबल करने के लिए, हाँ, तो उसके लिए दो चार पॉइंट है कि कैसे किसी चीज को इनविजिबल कर सकते हैं, या उसको परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी बना सकते हैं, या फिर पार्शियली एब्जॉर्ब करती है लाइट और रिफ्लेक्ट करती है, तब क्या होता है ना। तो यहाँ तक लिख लो, उसके बाद मेरे को बताना, मैं उसको डिक्टेट करूंगा। यस सर, हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो एन ऑब्जेक्ट में, अब आगे लिखना है इसे पॉइंट बना के, ठीक है। फर्स्ट लिखो यहाँ पर, लेट द लाइट let the light rays pass through it. An object may be let the light rays pass through it and becomes completely invisible. And becomes completely invisible. क्या हो रहा है, जब एक ऑब्जेक्ट सारी की सारी लाइट रेस को पास कर दे तो क्या हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि जब यहाँ पे लाइट रेस ऑल्टर करेगा, यानी ये कुछ ऐसे वापस फेंकेगा, है ना, तो तभी तो हमारी आइज को दिखेगा, है ना, तभी तो हमारी आइज को दिखेगा यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अभी अगर ये ऑल्टर कर ही नहीं रहा है, यानी स्कैटर कर ही नहीं रहा है, तो लाइट रेज आ ही नहीं रही है आइज पे। अगर ये ऑल्टर करता तो लाइट रेज कुछ ऐसे ऐसे पास होती, इसके अंदर आती, है ना। तो जब अगर ये यहाँ पे स्कैटर करेगा ही नहीं और सारी लाइट रेज को पास होने देगा, तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, इनविजिबल, है ना। तो तुम चाहो तो ये कर सकते हो ऐसा, कि किसी भी चीज को इनविजिबल, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम अगर आगे जाके रिसर्च करना चाहो तो कैसे किसी चीज को इनविजिबल बनाना है, तो यहाँ से तुम देख सकते हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, रिफ्लेक्ट द रेज कंप्लीटली क्रिएटिंग इमेज ऑफ सोर्स एंड स्टिल बी इनविजिबल। अब क्या करें कि जैसे प्लेन मिरर है ना, वो भी पार्शियली रिफ्लेक्ट करता है और पार्शियली आगे, मतलब मिरर जो होता है उसमें एक ऐसा ग्लास भी होता है, तो ये क्या करता है, कुछ लाइट तो इससे रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है अंदर। अभी ये सब चीज हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिफ्लेक्ट द रेस, यानी एन ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट द रेस कंप्लीटली कंप्लीटली क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ सोर्स एंड बिकम इनविजिबल, creating an image of source and become invisible. Third point है, scatter the rays and be visible. ये वाला पॉइंट वापस से थर्ड में लिखना, scatter the rays and become visible. अब फोर्थ पॉइंट है, absorb all light rays. ब्लैक होल का नाम सुना है किसी ने। सर वो कौन से कलर का होता है, ब्लैक, वो कौन से कलर का होता है, ब्लैक, ब्लैक ही होता है। यस सर। है ना। और वो क्या ब्लैक करता है, होता बोर्ड पे लाइट दिख रहा तक है को छोटा सा। एस्केप नहीं करने देता है, ठीक है। ये ब्लैक होल नहीं है। ब्लैक यस सर। ब्लैक अगर ये ही ब्लैक होगा ना। होल, ये ब्लैक होल, हाँ, अगर ये ब्लैक होल होता तो मैं यहाँ नहीं होता फिर, ठीक है। तो वो लाइट तक को एस्केप नहीं करने देता है। तो अब सर इसमें क्या करेंगे, इसमें अगला पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखना, एब्जॉर्ब ऑल लाइट रेज एंड अपीयर ब्लैक। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, या तो यस। सारी लाइट रेस को पास कर दे, या सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, या कुछ लाइट को स्कैटर कर दे, या सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर दे। अब एक चीज और होती है कि पार्शियली रिफ्लेक्ट और पार्शियली एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। इसका एग्जांपल कोई बता सकता है कि पार्शियली वो एब्जॉर्ब कर लेता है और पार्शियली रिफ्लेक्ट कर लेता है। वाटर। हाँ, हर चीज जो है वो यहाँ पे क्या करती है, पार्शियली, जैसे सन रेज आती है तो वो चीज गर्म हो रही है, यानी वो कुछ चीज एब्जॉर्ब कर रही है ना, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, और हमको वो चीज दिख रही है, यानी वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट भी कर रही है लाइट को। तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं
कुछ को छोड़ के, है ना। वो सब क्या है, पार्शियली रिफ्लेक्ट और पार्शियली एब्जॉर्ब करती है। तो लिख लो अगला पॉइंट कि पार्शियली रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब द लाइट, therefore being visible as well as creating an image of source। वाटर बेस्ट एग्जांपल था कि वो एब्जॉर्ब भी करता है और रिफ्लेक्ट भी करता है, और क्योंकि उसमें इमेज भी दिखती है हमको बनी हुई, है ना। किसने बताया था वाटर? यस सर, अंजलि। ओके गुड। चलिए, अब ये तो हो गई कि लाइट क्या होती है। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है लाइट की। ठीक है, तो आगे हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। कोई मेरे से पूछ रहा था कि अगर हमने 11th में तैयारी नहीं की है तो अभी भी हम जेई क्रैक कर सकते हैं क्या? किसी ने टेलीग्राम पर पूछा था मेरे से। तो ये अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम पढ़ना चाहते हो या नहीं, है ना। अगर तुम पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो रोज का, तो आराम से कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। चलो, तो स्पीड ऑफ लाइट पता है किसी को? नहीं पता है? नहीं पता है? पता है सर, बोलो ना कितनी है। मीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁻पर सेकंड, कुछ भी ले लो। 3 × 10⁻⁷ 8 मीटर या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, मीटर पर सेकेंड। सर ये एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है, मतलब। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। चलो ठीक है। सेकेंड, ठीक है। हम इसको स्पीड ऑफ लाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से, है ना। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेलोसिटी जो होती है किसी भी चीज की, वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, ठीक है। अब तुमने देखा हो तो एक हमको विजिबल रीजन के अलावा भी बहुत सारी रेज होती है ना। जैसे इंफ्रारेड रेज हो गई, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, एक्स रेज हो गई। तो वो किस रीजन में लाई करती है और उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमें क्या बना लेते हैं, लाइन, मतलब हम उसको चार्ट टाइप बना लेते हैं। तो ये चार्ट किसी को याद है पूरा? मेरे को भी याद नहीं, अब याद करना भी नहीं, ठीक है। चल, तो विजिबल रीजन होता है, यहाँ पे इसकी वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻10 मीटर। बहुत। सॉरी। चलो, कोई कुछ तो पढ़ रखा है ना। चलो, अब यहाँ पे होती है, ये हो गया विजिबल रीजन। यहाँ से यहाँ तक होता है ना। यहाँ पे स्टार्ट होता है इंफ्रावेव, यहाँ से स्टार्ट होता है माइक्रो। ये किसके बेसिस पर बना रहे हो हम? वेवलेंथ के बेसिस पे। आप म्यूट कर लो किसी का माइक ऑन है। कल बहुत कम बच्चा ये था। क्या हो गया? तो कुछ बोला ना अभी बच्चे का? सर सॉरी सर, वो भाई है मेरा। चलो, बाद में बताएंगे बेटा तुम्हें। इनमें सब में वेव लगा लेना है ना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रावेव, विजिबल,
रीजन, इसको रीजन कहते हैं, विजिबल वेव्स भी कह सकते हो, है ना। इसमें भी विब और आता है, फिर वी आई वी जी वाई वो है ना। ठीक है, फिर अल्ट्रा वायलेट वेव्स, उसके आगे आता है एक्स रेज, फिर गामा रेज, ब्रैकेट में लिख देता हूँ गामा रेज। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, जो लैम्बडा होता है, ये लैम्बडा जो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए सर मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है थर्ड लाइन। ये कुछ नहीं है, बस लिखाने के लिए बता रखा है कि किसकी इंटेंसिटी किससे ज्यादा होती है। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल, मेंस में कुछ भी पूछ रहे हैं, है ना। और नीट में भी जो क्वेश्चन है बहुत सब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं। अब किसी ने पूछ लिया कि विजिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी से कम वाली रेस कौन कौन सी होती है, तो हमको ये याद रखना है कि रेडियो वेव हुई, माइक्रोवेव हुई या इंफ्रावेव हुई, है ना। इनकी फ्रीक्वेंसी वाइज आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने जब पेपर दिया था तब ये सब चीजें नहीं पूछता था, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते थे फिजिक्स से, पर आजकल कुछ भी आ रहा है तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ सब चीजें। इसमें याद करने वाला है। ओके। अभी जब तक हम न्यूमेरिकल्स नहीं करते ना, 2-3 पेज में कह रहा हूँ बहुत बोरिंग है और याद करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर तो यही है ना। कल से फिर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगी फिजिक्स। एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या चेंज हो सकती है। when passing through medium, बट फ्रीक्वेंसी जो होती है लाइट की, ये तो पता है आपको कि लाइट की फ्रीक्वेंसी भी होती है और वेवलेंथ भी होती है ना। ये फॉर्मूले में ये जो है एफ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी, है ना। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लैम्बडा, वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो रहती है कांस्टेंट, वाइल फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ये प्रॉपर्टी है लाइट की। EM वेव चैप्टर चल रहा है, ठीक है। सर हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या। सर मेरा छोटा भाई कह रहा मेरी भी बात करवाओ। देखो प्लीज है ना, क्लास को इन सब चीजों से डिस्टर्ब मत करो। चलो इतनी बात समझ में आई। अब मैं यस सर। यस सर, आ गई। पासिंग थ्रू मीडियम, यानी ये जब जैसे कोई गिलास रखा हुआ है ना, ग्लास स्लैब हो गई, तो जब ये लाइट पास करेगी, या मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, या तो ये पास करे या फिर रिफ्लेक्ट हो जाए, तब भी इसकी इंटेंसिटी चेंज हो सकती है, पर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। ये लिख लिया था ना ऊपर के 3 पॉइंट। यस सर। मान लेते हैं ये जो इंसिडेंट लाइट रे है, इसकी इंटेंसिटी है आई, फ्रीक्वेंसी है एफ,
वेवलेंथ है लैम्बडा और वेलोसिटी है v। ठीक है, अब यहाँ से कुछ लाइट रे वापस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई। ऐसा हो सकता है? यस। ठीक है, अभी हमने पॉइंट यहाँ पे लिखवाए थे 5, उसमें लास्ट पॉइंट लिखा है। चलो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस रिफ्लेक्टेड लाइट रे की? एफ। और इसकी क्या रहेगी रिफ्लेक्टेड वाले की? एफ ही रहेगी, या फिर इस है ना। अब इसकी इंटेंसिटी चेंज हो सकती है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, आई डैश, और इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई यहाँ पे, आई डबल डैश। अब इंटेंसिटी चेंज हो गई, है ना, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो लैम्बडा चेंज होगा, कोई तो रीजन होना चाहिए ना। ठीक है, यस तो यहाँ पे लैम्बडा हम मान लेते हैं कि लैम्बडा डबल डैश आ गया, और यहाँ पे लैम्बडा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सेम मीडियम है। सेम मीडियम में लैम्डा सेम ही होगा। हाँ, मेरे को एक बात बताओ, जब स्पेस से लाइट आती है तो रेड लाइट की वेवलेंथ जो है सेम रहती है पूरे में। अब उसको अगर तुम स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट करवा दो तो वेवलेंथ चेंज होगी क्या? नहीं। तो बस, ठीक है। और अब यहाँ पे ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, कोई बता सकता है? दी सेम ही होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, वी होगी। अब जैसे, अब जब आपने देखा हो, बचपन में पढ़ा हो कि जब लाइट आती है तो सुबह स्काई ब्लू क्यों, रेड क्यों होती है, दिन में ब्लू क्यों होती है? तो उसका ये रीजन होता है, जब रिफ्लेक्ट हो जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लैम्बडा चेंज हो जाता है। तो जब लैम्बडा चेंज होता है यानी वेवलेंथ चेंज हो गई, और वेवलेंथ चेंज हो जाती है तो कलर क्या हो जाते हैं, दूसरे दिखेंगे ना। यहाँ पे रेड दिख रहा था सुबह, और जब दिन होता है तो सन का कुछ ऐसा एंगल होता है कि वहां पे वो डायरेक्ट पहुंचती है, तो लैम्बडा चेंज होगा, तो क्या होगी, वेलोसिटी भी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। यस सर। यस। ठीक है, इसमें समझने वाली यही बात थी कि फ्रीक्वेंसी जब भी हम किसी भी मीडियम में अगर हम रिफ्लेक्ट हो रही है या रिफ्रैक्ट हो रही है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और इंटेंसिटी चेंज हो सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यस सर, समझ में आ और गई। हमेशा जो इंटेंसिटी जो ओरिजिनल रे की होगी वो ज्यादा होगी, भले ही रिफ्लेक्टेड हो, भले ही रिफ्रैक्टेड हो। ये क्या है, इंटेंसिटी। अब ये तो तुमको पता ही है कि सेम मीडियम में अगर लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, और ट्रांसमिट हो जाती है दूसरे मीडियम में तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, है ना। तो इतनी चीज तो मैं मान रहा हूँ कि तुमको आती है। ये बना लो तो बता दूंगी। स्टार्टिंग में 10 देना था, अभी 8 ही रहेगा। सर टेंस चलो, ये बना लीजिए।
तो बना लिया। Yes, sir, done. अगली हेडिंग डालो ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज। बताओ ऑब्जेक्ट क्या होता है? बोलो। बोलोगे तुम सर क्या पूछ रहे हो, ऑब्जेक्ट जो भी चीज है वो ऑब्जेक्ट ही, किसी को भी ले लो। किसी के मन में आ रहा है ऐसा? आ रहा है क्या? अरे एक तो तुम बोलते नहीं, शर्म आ रही है क्या मेरे से? आवाज आ रही है? Yes, sir, sound आ रही है। तो बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? चलो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब हम साइंटिफिक बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। हाँ, अब ये जो चीज किसी ने लिखा है कि विच कैन रिफ्लेक्ट लाइट, हाँ तो उसको भी ऑब्जेक्ट कहते हैं। पर ऑब्जेक्ट की जो अब जो 11th में आ गए तो नई डेफिनेशन होनी चाहिए। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। मतलब क्या हुआ, यानी या तो रेज जब निकलेगी किसी पॉइंट से, है ना, तो उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। या क्या होगी, वर्चुअली मीट होगी, या क्या होगी, वर्चुअली मीट होगी। जैसे मैं बताता हूँ तुमको, जैसे ये मेरा है, तो यहाँ से रे निकली, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये हमने माना रियल ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे कुछ एक्सटेंड करेंगे पीछे, तो ये जहाँ मीट होगी ये क्या होगा, वर्चुअल इमेज। इतना तो सीखा है आज तक कि जब यहाँ से रेस निकलेगी तो ये क्या होगी, रियल ऑब्जेक्ट। और रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल इमेज। अरे पढ़ा है कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे नई चीज अगर तुमने नहीं पढ़ी हो किसी ने, तो जहाँ पे लाइट रेस अपीयर्स टू, मतलब अब जैसे इसी केस में वर्चुअल इमेज को हम क्या कह सकते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यार रुको तुम कंफ्यूज हो गए, जहाँ से निकल नहीं रही है, हाँ इंसिडेंट नहीं हो रही है, पर अपीयर्स हो रही है, मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से निकली है, तो उसको क्या कहेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नहीं समझेगा, किसी को समझ में आई मैंने क्या बोला? यस सर। मतलब यहाँ से लाइट रेज निकली नहीं है, पर हमको ऐसा लग रहा है कि यहीं से निकली है, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और जहां से रियली निकलेगी, मतलब जहां पे हमको ऐसा लगेगा कि रियली मीट हो रही है, तो उल्टा बना देगा। अब समझो, ये क्या इंसिडेंट रेज है, अपीयर्स टू मीट, तो उसको क्या कहेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और जहां पे असली में जाके मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, रियल। रियल। ठीक है, समझ में आई क्या, मैं पहले उल्टा बोल दिया था।
यस सर, आगे समझ में। ठीक है, तो मैं इसको लिखवा देता हूँ। ये लिखो इंसिडेंट रेस, उसके आगे दैट पॉइंट इज रियल ऑब्जेक्ट, दैट पॉइंट इज रियल ऑब्जेक्ट if rays emerge from a point, emerge from a point and virtual object, रियल ऑब्जेक्ट कब होगा, जब इमर्ज होगी एक पॉइंट से, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब होगा, व्हेन अपीयर टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट। यहाँ पे हो नहीं रही है पर हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे होगी। ठीक है, व्हेन अपीयर्स टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट, तब क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं, हाँ ना बोलते रहा करो यार। यस सर। ठीक है, सर आपकी अब वॉइस ही लिखो कट रही दूसरा, है। सबके जा रही है क्या, हेलो, सबके आ रहा है क्या ये इशू? हेलो हेलो हेलो। हेलो, सर बीच बीच में कट जाती है। अभी सबके आ रहा है क्या ये वाला इशू? स्क्रीन इज नॉट विजिबल, सो कैन आई अटेम्प्ट टू फॉरगेट। स्क्रीन विजिबल नहीं है मतलब समझ नहीं आया। ऐसा ब्लर हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ब्लर नहीं हो रहा सर, कट रही है बहुत। अंजलि तुम्हारे भी कट रही है क्या वॉइस? यस सर। नो सर, सही क्लियर तो साउंड आ रहा है। एक बार लीव करके ज्वाइन करके देखो, जिसके भी इशू आ रहा है। सर 6 बार ज्वाइन हुए हैं। अच्छा, अभी तक एक भी बार तुमको इशू नहीं आया ना? कौन बोला था जिसका सही चल रहा था? यस सर, मुझे इशू नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारा नेट में कुछ दिक्कत है जिसको भी आ रहा है। चलो इमेज के बारे में लिखो। इमेज, इमेज में भी ऐसा होता है ना, कि जहाँ पे अपियर्स टू कन्वर्ट, क्या होगा कि जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वहां से लाइट रे निकली है ना? क्या सही होता, डायग्राम तो सही है। आ गए क्या सब जो गए थे? ठीक है, तो वर्चुअल इमेज में क्या होगा कि अपियर्स टू मी, है ना, यानी वहां पे से कन्वर्ज हुई है ऐसा लगेगा, और रियल इमेज में क्या होगा, एक्चुअली कन्वर्ज होगा। देखो अगर कुछ वॉइस का इशू भी आ रहा है ना,
तो चिंता मत करो, जितना समझ आ रहा है उतना समझ लो, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे। ठीक है, मैं काम करता हूँ, इसको लिखवा देता हूँ, तुम्हारे शायद नेट जा रहा हो तो लिखा दो इसको, फिर समझा दो। ठीक है, चलो इसमें लिखो इमेज में। इमेज इज डिफाइंड एज image is defined as point of intersection of reflected rays. Point of intersection of reflected rays. अब देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो गया, यहाँ से जब रेज निकली तो इस मिरर में रिफ्लेक्ट हुई है ना, तो ये जो रियल इमेज बनेगी वो क्या है, एक्चुअली में जहाँ पे जो रेज है वो आके कन्वर्ज होगी, तो उसको क्या कहेंगे, रियल इमेज। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो अपीयर्स टू मीट हो रही है ना, यानी एक्चुअली में मीट नहीं होगी पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जाके कहीं मीट होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। हाँ, तो इसको लिखो, इमेज इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। यहाँ पे क्या चेंज करना है, रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज आफ्टर इंटरसेक्टिंग विद ऑप्टिकल एलिमेंट। ऑप्टिकल एलिमेंट क्या हो जाएगा, जैसे मिरर हो गया या लेंस हो गया। ठीक है, तो इतना लिखा, इमेज इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ reflected rays or refracted rays after intersecting या after interacting with optical element, after interacting with, ठीक है, image is defined as point of intersection of reflected rays or refracted rays after interacting with optical instrument, after interacting with optical instrument, full stop. If rays actually meet, if rays actually meet at a point after interaction, the image formed is called real image. The image formed is called real image. And if it appears to if it appears to meet, then it is called virtual image. If it appears to meet, then it is called virtual image. आ गया, इतना हो गया। हेलो, यस सर। इतना लिख लिया मैंने अभी जो लिखवाया। यस सर। कि सभी के नेट इश्यू हो गया क्या? आगे पढ़ाऊं या फिर क्या करूं? या लिख के बता दो यार, आगे पढ़ना है या फिर आज के लिए बहुत है? सर जो ये आपकी क्लास होती है फ्राइडे फ्राइडे लगती है? नहीं, अभी ये रोज लगेगी, कल भी है और फिर मंडे को भी है। मैं भी टाइम टेबल भी सर शेयर कल का करता हूँ। टाइमिंग भी यही रहेगा? हाँ, मेरे हिसाब से तो ये सही है, तुमको चेंज करवाना है तो 8:30 के बाद कभी बोल। यस सर, इस टाइम
सही है ये वाला टाइम? यस सर, सही है इस टाइम। ठीक है, चलो तो आगे हेडिंग डालो रिफ्लेक्शन। ये डायग्राम बना लिया था? हम्म, नहीं बनाया था तो बना। आज मैं चाह रहा हूँ जो ये थ्योरी थ्योरी वाला पार्ट है उसको कंप्लीट कर दो, है ना? तो कल से फिर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो हेडिंग डालो रिफ्लेक्शन। फिर हटा दूँ? यस सर, मिटा दो। देखो, जब भी एक लाइट किसी इंसिडेंट होती है ना किसी सरफेस पे, जैसे मान लो प्लेन सरफेस पे, तो एक लाइट रे जब इंसिडेंट होगी तो आपने पढ़ा हो तो इसको नॉर्मल कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी जब अगर ये प्लेन मिरर है उस केस में। या फिर आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज पढ़ा होगा कि जब रफ सरफेस होता है ये स्मूथ सरफेस होता है। हाँ, तो ये सब बात आपने सीख रखी है। ये वाला एंगल किसी को पता है इस एंगल को क्या कहते हैं? यस सर, आई और आर दो बोलते हैं ना, इंसिडेंट रे और हाँ, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट फिर रे इसलिए ये वाली रे हो जाती है जो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे ये वाली होती है, इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। हाँ, इंसिडेंट एंगल, सही बात है। और ये रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर एंगल रिफ्लेक्टेड ऑफ एंगल। रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ, ठीक है। तो अब इसमें जब आप जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है ना, तो ये आई हो गई, ये आर हो गई, और ये एन हो गया, हाँ। तो अब तुम जब वेक्टर पढ़ोगे चैप्टर मैथ्स में तो तुम बॉक्स प्रोडक्ट देखोगे, तो आई आर एन इसका क्या हो जाता है? जीरो। हाँ, ये प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या होता है, ये तीनों चीजें जो होती है एक ही प्लेन में लाई करती है। कोई भी तीन लाइन प्लेन में लाई करने के लिए क्या चाहिए? ये मैथ्स वाली चीज हो जाएगी। तुम ये मान लो कि ये सिर्फ एक ही प्लेन में लाई करोगे हमेशा, यानी कभी ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट लाइट से प्लेन होगा, ये प्लेन हो गया मेरा है, तो लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे नहीं जाएगी, है ना। मतलब नॉर्मल इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन, हाँ, एक ही प्लेन में होगा हमेशा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कोई बता सकता है? एंगल आई इज फर्स्ट, इक्वल टू एंगल आर। बहुत बढ़िया।
सर ये तो स्नेल लॉ है ना। हाँ, नहीं ये स्नेल लॉ नहीं, तो आई स्नेल लॉ अपॉन है। आर है सर। अच्छा यही है। ठीक है। ये हम पढ़ेंगे बाद में, रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे। ये तुमने पढ़ रखा है। अब जो चीज नहीं है वो मैं तुमको बता देता हूँ। अगर कोई हम्म, मिरर है ना, ऐसा कोई मिरर है और ये उसका नॉर्मल हो गया है यहाँ पे, हाँ, कोई लाइट रे ऐसे आई कि बिना रिफ्लेक्ट हुए चली गई। ऐसा कब होगा? जब लाइट रे कितने एंगल पे इंसिडेंट होगी? 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे ही चली जाएगी। तो इस वाले केस में इसको क्या कहते हैं? ग्रेजिंग इंसिडेंस। ये नई चीज है। हाँ, ये हम भी पढ़ते हैं 90। जब लाइट रे कैसे आई 90 डिग्री पे और चली कैसे गई 90 पे। समझ में आई ये वाली बात? मतलब तुम कहोगे कि ये वाला जो मिरर है इसमें एंगल कैसे निकाला, ये तो कर्व सरफेस है, पर ये वाली उसकी टेंजेंट हो सकती है ना। यस सर। ठीक है। सेकंड आता है नॉर्मल इंसिडेंस, यानी जब एक मिरर पे एक लाइट ऐसे आई और वापस ऐसे ही चली गई, तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर बता सकते हो कितना होगा यहाँ पे भी? 0 डिग्री। बहुत बढ़िया। और उस केस में 90 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा ना? यस सर। दो ही जने रहेगा। बोरिंग लग रहा है क्या? नो सर, पहले का पढ़ा हुआ है तो। अच्छा, तो क्लास अटेंड नहीं करनी है इसलिए। बस ये लास्ट एक चीज और समझानी है और फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल। तुम्हारी इच्छा हो तो आज करना, तुम्हारी इच्छा हो तो कल करना। ठीक है। ओके। हम पढ़ लेते हैं एक डेरिवेशन। ये आज थ्योरी खत्म हो जाएगी ना, तो कल से हो जाएगा, तो नहीं तो कल वापस यही सुनना पड़ेगा। तो ये सब लिख लिया तुमने? एक ये और लिख लिया, ये तो बना लिया होगा। एक बार देख लो। इसका मतलब क्या होता है? ऑल थ्री लाइंस। ऑन द सेम प्लेन। कौन कौन से? हाँ, समझ गए ना? आर ऑन सेम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखना, जगह छोड़ दो थोड़ी सी। ठीक है। यस सर, हो गया। अब डेविएशन को बता सकता है क्या होता है? इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन, डेविएशन।
लाइट कितने एंगल से चेंज हो गया उसका एंगल, मतलब लाइट किस एंगल पे आ रही थी और इसका फाइनल एंगल क्या है। तो एंगल ऑफ डेविएशन ये होता है कि कितनी लाइट डेविएट हो गई उसके ओरिजिनल पार्ट से। अगर यहाँ पे ये प्लेन मिरर नहीं होता तो लाइट कहाँ से जाती, ऐसी जाती। पहले तो लाइट दिख रही है क्या, या फिर ये ब्लैक होल आ रहा है बीच में, यहाँ बना देता हूँ। दिख तो रही है सर। ठीक है, बना दिया। ओरिजिनल पार्ट से कितना डेविएट हो, वो ही क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये है एंगल आई, ये है एंगल आर। तुम बता सकते हो एंगल डेविएशन कितना आएगा इस केस में, अगर ये आई और आर दिया हुआ है। बता सकते हो। 180 माइनस आई प्लस आर। 180 माइनस आई प्लस आर निकाल लेते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता। देखो ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है हमको, ये नॉर्मल है। ये पूरा एंगल कितना होता है, 90। 90। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। आई। यस सर। ठीक है, आई और आर इक्वल है ना। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला, ये भी हो जाएगा 90 माइनस आई। यस। और ये दोनों एंगल कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है ना, ये वाला। तो ये भी 90 माइनस आई हो जाएगा। ओह। हो जाएगा क्या, यस सर। हो। यस सर। समझ में आया क्या किया। यस सर आ रहा है। तो अब एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम। यस सर। तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 माइनस 2 आई। 2 2i। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। तो Yes sir, क्लॉकवाइज कितना डेविएट anti-clockwise। हुई वो बता सकते हो। क्या। देखो ये ओरिजिनल पार्ट ये था, है ना, इस लाइट यहाँ से भी एंगल नाप सकते हो और ये वाला भी देख सकते हो, बड़ा वाला। यस दो सर। तरह से देख सकते हैं ना। देखो अब मैं इसको वापस से सही करता हूँ। एक तो ये वाला एंगल डेविएशन, इसको कह सकते हैं डेविएशन 1। एक इस एंगल को भी तो कह सकते हो कि ये वाला एंगल, ये ओरिजिनल लाइन थी, इससे इतना डेविएट हो गई। हो सकता है ये भी। Sir, हाँ बोलो, नहीं समझ आया। देखो ये कोई एंगल है, ठीक है, तुम ये बता सकते हो ये कितना हो गया, मान लो 30 डिग्री। तो तुम ये वाला एंगल नहीं बता सकते। बता सकते हो। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हमने फाइंड किया तो इतना आया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना आया कोई बता सकता है। यहाँ पे यस 330 सर कैसे निकाला तुमने, यहाँ 330 आएगा ना ये वाला एंगल। नहीं आ रहा क्या समझ। yes sir, 330 आएगा। तो यहाँ पे कैसे निकाला, वहां पे वैसे नहीं निकाल सकते। क्या किया तुमने, पूरे 360 में से ये माइनस कर दिया।
है ना, ये वाला माइनस कर दिया, तो अब पूरे 360 में से इस वाले एंगल को माइनस कर दो, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएशन आ जाएगा। यस सर आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है। बताओ जल्दी। नहीं आ रहा। यही तो करना है। हाँ है ना। 360 में से मैंने इस वाले एंगल को माइनस कर दिया, तो आ गया ना Δ2। यस सर। कितना आएगा ये? नहीं आएगा ना। यस सर। समझ में आया दोनों चीज कैसे निकालनी। यस तो सर। डायरेक्शन के साथ बताओगे, डेविएशन जब भी बताओगे तो डायरेक्शन के साथ बताओगे। ठीक है, अब इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, और यहाँ पे तुमको कॉन्ग्रेचुलेशन कि यहाँ पे जो बेकार वाली थ्योरी थी सब खत्म हो। अब क्वेश्चन करते हैं एक दो। तुमको इसमें बस ये बताना है कि ये पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान ले। पहले क्वेश्चन समझ में आएगा क्या करना है इस क्वेश्चन में। नहीं सर, एक बार इस क्वेश्चन में तुमको बस ये बताना है कि डेविएशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, यानी या तो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मान लो, है ना, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव डेविएशन हुआ और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव डेविएशन। तो Δ1, Δ2, Δ3 और Δ4 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बताना है इस क्वेश्चन में। या सरल भाषा में लिख लो, फाइंड डेविएशन इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तुमको इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, बस ये बताना है कि ये क्लॉकवाइज डेविएट हुआ है या एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी तो बहुत क्लॉकवाइज। इजी। कौन सा? फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज और थर्ड भी एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, और और सेकंड और पक्का? यस सर। हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डेविएट हो रहा है। यस यहाँ पे रे कहाँ जानी चाहिए थी, इस डायरेक्शन में, पर कहाँ जा रही है, इधर। तो ये वाला क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। इसको लिख सकते हैं क्लॉकवाइज, इसको। ठीक है, ये वाला भी क्या हो गया, क्लॉकवाइज। ये क्या होगा, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज।
फोर्थ भी एंटी ये भी क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। चलो अब इसका नेट डेविएशन बता सकते हो? कैसे? ये जो फाइनल मतलब फाइनल इंसिडेंस रे और फाइनल रे के बीच में कितना नेट डेविएशन हुआ, कुछ क्लॉकवाइज डेविएट हुआ फिर एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो टोटल कितना पाथ से डिफ्लेक्ट हुआ है बता सकते हो? बता सकते हो यार, क्यों नहीं बता सकते हो? थ्री। देखो, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? डेविएशन नेट कितना आएगा? देखो क्लॉकवाइज को तुमने क्या माना है, पॉजिटिव? यस सर। एंटी क्लॉकवाइज को तुमने माना है नेगेटिव। तो डेल्टा वन क्या है, कुछ वैल्यू है, 30 40 50 कुछ तो होगी। तो हम क्या लिखिए, क्लॉकवाइज कितना डेविएट हुई है, 60, जैसे कितना डेविएट हुई, डेल्टा वन। ठीक है, अब ये इधर 60 हुई है और ये इधर कितना होगी, 50 मान लो। तो अगर डेल्टा वन इधर हुई है और इधर डेल्टा टू हो गई है वापस, तो ये जो पैरेलल रेस जा रही थी उसके बीच में एंगल निकालने के लिए क्या करोगे? यही तो करोगे कि इसका एंगल प्लस करोगे और इसको माइनस करोगे। देखो इसको विजुअलाइज नहीं हो रहा कॉन्सेप्ट को। जैसे ये रे इसके पैरेलल जा रही थी, तो ये कुछ डेविएट हुई और फिर से कुछ डेविएट हो गई, तो अब ये पैरेलल तो रही नहीं, कहीं जाके मीट होगी, यस सर, पैरेलल। है ना? कहीं जाके मीट होगी। तो अगर तुमको इतना सा पूछ लेता मैं कि ये वाला एंगल जो है, मान लो ऐसा कुछ है इसका फेस, और यहाँ से किस से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, ये 30 है, ये 90 है, ये 60 है। मान लो ये 60 है, ठीक है, और इसको मान लो 70। तो तुम ये बता सकते हो कि ये टोटल डिफ्लेक्शन कितना हुआ इसका? मतलब ये पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो अब ये किस डायरेक्शन में डेविएट होगी? क्वेश्चन समझ में आया पहली बात तो? हेलो, हाँ सर। क्वेश्चन समझ में आया यस क्या? सर। क्या पूछ रहा हूँ कि ये वाली जो लाइट रे है ये कुछ ऐसी जानी चाहिए थी, और अब ये कैसी जा रही है, ऐसे, है ना? मतलब इसके पैरेलल नहीं जा रही है। तो अगर ये पैरेलल जाती तो नेट डेविएशन अगर इसको 30 माने, इसके पैरेलल वाली रही यही वाली होगी। तो हाँ, ये डेविएशन निकालना है, ये कितना आ रहा है तुम बता सकते हो क्या? 40 डिग्री। बहुत बढ़िया, कैसे निकाला तुमने? अरे यार, हाँ बताओ कैसे निकाला? पहले तुमने 70 में से इसको माइनस किया, यही करा ना? ये 40 आएगा, ये समझ में आती है? पंकज, यस सर। ये 40 कैसे आया? तुमने इसको ऐड किया और इसको सब्ट्रैक्ट किया, ऐसे कुछ किया था तुमने? हाँ सर, हमने 70 माइनस 30 इक्वल टू 40 आया। हाँ ऐसे आया, तो वो सेवन। कैसे आएगा? ये 90 था, हाँ
इसका डेविएशन यहाँ पे अगर ये 90 है और ये 60 है, पहले से डायग्राम गलत है ना? तो ये वाला डेविएशन तुमने ऐड किया और फिर इसमें से क्या किया, माइनस किया, तभी तो इसका डिफरेंस पता पड़ेगा तुमको। ठीक है। ये डायग्राम गलत है। तुम बात मान लो मेरा कि नेट डेविएशन क्या होता है, क्लॉकवाइज वालों को सबको ऐड कर दो और एंटी क्लॉकवाइज वालों को सबको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। माइनस। तो ठीक है। डेल्टा, हाँ, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 माइनस डेल्टा 4, ये कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, क्लॉकवाइज में कितना आया है, क्योंकि तुमने किसको माना था पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को। ऊपर अगर क्लॉकवाइज यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड अगर नेगेटिव में आ रहा है तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि जो तुमने माना है वो गलत है, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। इतनी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा दूं, फिर 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो, वेस्ट तो नहीं कहूँगा उसको, तो थोड़ा सा टाइम दूसरी बातों में चला गया। चलो, ये मिरर है ना? यस सर। प्लेन मिरर। हाँ, फाइंड थीटा so that light retraces its path after second reflection. जल्दी से सॉल्व कर लो इसको। क्वेश्चन समझ में आया? आपको क्या करना है, ये थीटा फाइंड करना है, यानी इन दोनों मिरर्स के बीच का एंगल क्या होगा कि लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है, 2 रिफ्लेक्शन के बाद, पहला रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ और दूसरा यहाँ हुआ, तो 2 रिफ्लेक्शन के बाद और इसमें एक चीज और मान लो, M1 और M2, कंसिडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M2, यानी पहला रिफ्लेक्शन कहाँ मानना है तुमको, यहाँ पे, यानी यहाँ से वापस रिट्रेस हो जाए, तो उसके लिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए। क्वेश्चन समझ आया? आ रहा है समझ, पूरा नहीं आया। पूरा नहीं आया? देखो वापस सुनो, हमको क्या फाइंड करना है, थीटा। जब लाइट रे यहाँ पे गिरेगी तो कुछ रिफ्लेक्ट होगी ये लाइट रे, तो तुमको ऐसा एंगल ढूंढना है कि ये जो लाइट रे है वापस इसी पास पे चली जाए, यानी ये जैसे ऐसे आ रही है तो वापस यहीं से चली जाए, और कैसे, 2 रिफ्लेक्शन के बाद, और पहला रिफ्लेक्शन कहाँ मानना है, M2 पे, यानी ये वाला जो रिफ्लेक्शन होगा फर्स्ट, इसको नेग्लेक्ट करना। मैं करके बताता हूँ, देखो। सेकेंड रिफ्लेक्शन में लाइट जानी चाहिए, हम मान लेते कि, जैसे इसी में बता देता हूँ कि पहला रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा यहाँ पे, और फिर वापस क्या हो, सेकेंड रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, तभी तो वापस लाइट को हमको इसी पॉइंट पे लाना है, और कितने एंगल पे, 60 पे, तभी तो ये लाइट रिट्रेस करेगी पाथ को। ये 60 पे आएगा। इसी पे आएगा ना, 60 पे आएगा वापस, तभी तो लाइट रिट्रेस करेगी पाथ को। तो हम मान लेते हैं कि पहला रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे हुआ, ये 60 पे है,
तो ये रिट्रेस हो जाए, यानी ये वाली जो लाइट जब यहाँ से आएगी तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट पे जाए कि इसी पाथ पे वापस आ जाए। तो ये कब होगा, हमने पढ़ा कि ऐसा कब होता है कि जब लाइट वापस से उसी पाथ में आ जाती है, जब ये वाला एंगल क्या हो, लाइट का इंसिडेंस एंगल क्या हो, 0। अभी पढ़ा है ना हमने। yes sir, ये पता है ना कि लाइट रिट्रेस कब होती है, जब यहाँ पे क्या हो, 0 डिग्री पे है, यानी हमको यहाँ पे कहाँ पहुंचानी है, 0 डिग्री पे, तभी तो ये वापस इसी पाथ में आएगी। तो ये वाला एंगल हमको पता पड़ गया 60, क्योंकि लाइट वापस यहीं आएगी तो रिट्रेस होगी। और ये वाला एंगल हमको पता पड़ गया, तो 2 एंगल हमको पता पड़ गए, तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं किससे, ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी से, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल आर 180। समझ आया। नहीं आया तो ना बोलो, आ गया तो हाँ बोलो। मेरा कुछ तो बोलो। इक्वल टू 0 ये तो पता है सर, ये तो समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में क्या करना है आप समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या करना है यस सर। समझ में आ गया। नहीं। अभी भी नहीं आया। हमको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है जब लाइट रिट्रेस हो जाए उसी पाथ पे जहां से वो आई है। हमको लाइट को वापस इसी पे भेजना है, जैसे लाइट यहाँ से आई है तो हमको वापस इसको यहीं पे भेजना है। जैसे कोई सोर्स है यहाँ पे, मान लो टॉर्च है। यहाँ से लाइट आई है, हमको इसी टॉर्च में वापस भेजनी है। और क्या कंडीशन लगाई है कि दो दो रिफ्लेक्शन के बाद भेजेंगे। और पहला रिफ्लेक्शन कहाँ पे मानना है, यहाँ पे। ये क्वेश्चन में गिवन है कि पहला रिफ्लेक्शन कहाँ मानना है हमको, M2 पे। इतनी समझ में आई बात। यस सर। yes sir, तो अब हमको कुछ भी करके लाइट को कहाँ पहुंचाना है, इस वापस इसी पाथ पे। तो पहली बार यहाँ रिफ्लेक्ट होगी और सेकंड बार यहाँ पे होगी, तभी तो ये वापस यहाँ जा पाएगी। यस सर। तो यहाँ पे भेजने के लिए ये वाली लाइट जो है वापस इसी पॉइंट पे भी आनी चाहिए और इसी एंगल पे आनी चाहिए 60 पे, तभी ये यहाँ से जा पाएगी। क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर की वजह सेम होंगे। यस। यस सर। तो हमको ये पता है कि इसी पॉइंट पे आनी चाहिए और इसी एंगल पे आनी चाहिए। तो एक एंगल तो हमारा निकल गया यहाँ से 30 डिग्री। आया ना 30। हाँ। हाँ। और yes sir, 30 और यस सर 30 डिग्री। ये समझ गए, ये वाला इसी, ये समझ गए ये वाला 0 डिग्री पे भेजना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ में आई ये वाली बात कि जब लाइट रे को हम ऐसे भेज रहे हैं और वापस हमको यहीं पे चाहिए, तो पहला रिफ्लेक्शन यहाँ होगा और सेकंड यहाँ होगा, तभी तो हो गई ना, दो रिफ्लेक्शन में रिट्रेस हो गई लाइट। यस सर। समझ में आ गई ना ये वाला। तो ये 30 हो गया, ये 90 होगा, तो तुम ये वाला एंगल नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं, 60 हो जाएगा। 60 हो गया। ये यस वाली सर। चीज समझ में आई ना तुमको। अब तुम मेरे को ये बताओ कि अगर इसको मैं कह देता कि थर्ड रिफ्लेक्शन में चाहिए मेरे को लाइट का पाथ इनफैक्ट, और कंसीडर क्या करना, फर्स्ट रिफ्लेक्शन है M1, यानी पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पे मानना है, सेकंड तुम इस पे मानो, थर्ड इस पे मानो और वापस ये चली जाए। तो इसका आंसर क्या आएगा।
क्वेश्चन समझ आया ये वाला? नया क्वेश्चन आ गया है। ये वाला क्वेश्चन समझ आया ना? क्या करना है? इसमें रिफ्लेक्शन 3 बार होगा। हाँ, और पहला रिफ्लेक्शन कहाँ मानना है? M1 पे। पिछले वाले में कहाँ मान रहे थे? M2 पे। M2 पे। M1 क्या है? ये वाला। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। सिक्सटी आ रहा है क्या किसी का वापस? सर नहीं हो रहा है जैसे। सेम ही तो क्वेश्चन है। मैंने पिछली बार क्या बोला था कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ मानना है, और उसमें क्या पूछा था? सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद आपको बताना है। ठीक है, तो अब इसमें फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहाँ मानना है? M1 पे। तो लाइट यहाँ से आएगी, वापस यहाँ सेकंड, यहाँ पे थर्ड, और वापस आ जाएगी। तो क्वेश्चन का आंसर तो सेम ही हो गया। 3 रिफ्लेक्शन मिल गए, फर्स्ट हमको M1 पे मानना है, तो आंसर कितना आएगा? 60। ये समझ आया? नहीं आया? देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन हमको कहाँ मानना है? M2 पे। यानी यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा था आते टाइम, वो हमने माना ही नहीं था। यस सर। तो अब इस बार फर्स्ट रिफ्लेक्शन का मानना है M1 पे। तो लाइट रे आई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, और फिर वापस रिट्रेस हो गई। तो 3 रिफ्लेक्शन हो गए। फिर पिछले वाला ही तो क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आएगी, यहाँ जाएगी, वापस इससे लेके वापस भी जाएगी। यस सर। हाँ ये। समझ आ गया? यस सर। अगर अब मैं इसको यहाँ पे कर दूं, फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M2, ये क्वेश्चन लिख लो, है ना, पूरा, और घर से करके आना। अब फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहाँ मानना है? M2 पे। और कितनी बार में देखना है? थर्ड रिफ्लेक्शन कहाँ आता है? ठीक है, ठीक है क्या? M2 पे। हाँ क्या? देखो, इसमें मैं इसका थर्ड रफ डायग्राम रिफ्लेक्शन बना देता हूँ। है। अब बोलो। हेलो। यस सर। थर्ड रिफ्लेक्शन में पाथ रिट्रेस होगा, है ना? यानी फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, और थर्ड यहाँ पे। नहीं, फर्स्ट हमने कहा माना M2 पे, तो फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, और थर्ड यहाँ पे। उसके बाद तो लाइट रिट्रेस हो जाएगी वापस।
तो थर्ड वाले पे क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। यस सर। यहाँ क्या आएगा अपने आप, 60 डिग्री। आ गया 60। अरे 60 कैसे आया, पता पड़ा गया। सर हाँ बोलो। अगर जो सोर्स जहाँ से लाइट आ रहा है अगर वो सेम प्लेस पे है तब एक बार में सेकंड 2 टाइम रिफ्लेक्शन एक बार 3 टाइम हो सकता है। अरे हटा दिया सोर्स, लाइट रे आ रही है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन सोर्स का नहीं है, क्वेश्चन लाइट रे का है। अब ठीक है। यस। ठीक, लाइट रे आ रही है ना, रिफ्लेक्ट होके वापस इसी पाथ में भेजनी है हमको। तो उसके लिए यहाँ का एंगल क्या होना चाहिए वो हमको फाइंड करना है, और कितने रिफ्लेक्शन है, कितने रिफ्लेक्शन है ना, वो सब यहाँ पे दे रखा है। तो तीसरे में भेजनी है, तो पहला यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे। तो थर्ड तो हमेशा 90 होगा, तभी तो रिट्रेस होगा पाथ। थर्ड हमेशा क्या होगा, 90, तभी रिट्रेस होगा पाथ। अब ये 60 है, ये 30 हुआ। होगा क्या, इसको घर से करोगे क्या एक बार ट्राई। ट्राई कर लें। ठीक है सर, देख तो लेंगे। एक बार ट्राई करके आना। एक काम करो, मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन देता हूँ घर पे, है ना, इसको हटा देता हूँ, इसको भी लिख लो, फिर अगर वो वाला हो जाए तो फिर ये वाला ट्राई कर लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना और फिर इसको करना, हो पाए। इसमें ज्योमेट्री और कुछ भी नहीं है ना, इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ ज्योमेट्री यूज करनी है ट्रायंगल की। ठीक है, ओके सर। रिट्रेस हमको लास्ट एंगल जो है, जैसे अरे इसमें एंगल तो बनाया ही नहीं, तो हमें क्वेश्चन करोगे कैसे, बता। भागने की जल्दी होगी क्या तुमको। नहीं सर खुद से एंगल कर लेते। कैसे करते हो बताओ, मैं एंगल ही नहीं दिया लाइट रे का। अच्छा तुम अपने आप मान लेते कि 60 पे आ रही है ऐसा। कंसीड है। ओके चलो, ये 60 पे आ रही है ना। तो थर्ड रिफ्लेक्शन क्या होगा, जब फर्स्ट मानना है M1 पे, यानी फर्स्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे कुछ जाएगी, फिर यहाँ पे सेकंड रिफ्लेक्शन होगा,
तो यहाँ पे कुछ गई। और थर्ड रिफ्लेक्शन क्या होगा, जो लास्ट रिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा कितने पे होगा, 0 डिग्री पे। तभी तो रिट्रेस हो जाएगा पाथ। यस सर। ठीक है, फिर ट्राई करना और इसका आंसर भी बताना, और हो पाए तो इसका भी बताना। ठीक है, इनमें यहाँ पे डिफरेंस है, ये M2 पे हो रहा है और यहाँ पे M1 पे हो रहा है। ठीक है, ओके सर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में बात करेंगे। कल भी 8:30 बजे की क्लास। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। बाय बाय।